नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 216। इससे पहले 215 सेशन आ चुके हैं, आप उन्हें अवश्य देख लीजिएगा अगर आप उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं। उत्तराखंड की कोई भी वनडे एग्जाम परीक्षा हो, टेस्ट सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। टेस्ट सीरीज में दोस्तों सभी क्षेत्र से क्वेश्चन रखे जाते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर नए हों तो एकदम फैसला मत लीजिएगा कि वीडियो अच्छी है या बुरी है। वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद अपने विचार कमेंट बॉक्स में उससे बताइएगा। धैर्य रखिएगा दोस्तों, टेस्ट सीरीज में आपको सब मिलेगा जो एक परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ पर देख लीजिए। टेस्ट सीरीज में दोस्तों उत्तराखंड से 10 क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी से 10 क्वेश्चन रहते हैं, सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग से भी एक एक क्वेश्चन रखा जाता है। करंट अफेयर का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है, करंट अफेयर से भी तथ्य रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी, यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। शुरू करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए। आप स्वयं का आकलन कीजिएगा कि 30 में से आप कितने अंक ला पा रहे हैं। अगर आप 25 से अधिक अंक ला पा रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं दोस्तों। अगर आपके 25 से कम अंक आ रहे हों तो निराश नहीं होना है, निरंतर टेस्ट सीरीज से बने रहिए, अपना स्तर अच्छा करते रहिए। देखते हैं दोस्तों, पहला सेशन हमारा यहाँ पर रहेगा उत्तराखंड से। पहला क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी सरल प्रश्न है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर आप सभी जानते होंगे, 1916 में हुई। 1926 में कांग्रेस में विलय हुआ। बात करें 1912 में क्या हुआ था? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। 1914 में क्या हुआ था? होम रूल आंदोलन। 1918 में क्या हुआ था? गढ़वाल कांग्रेस। सभी तथ्यों को याद रखिएगा, बढ़ेंगे आगे। चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं या फिर आप ध्यान से सुन लीजिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? दोस्तों नहीं को बहुत ही ध्यान से देखा कीजिए, यह काफ़ी नुकसान करा सकता है, ठीक है। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और विष्णु गंगा सही है। नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाग्नि, यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर। देव प्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। यहाँ पर आप सभी प्रयाग देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पर आप पंच प्रयाग देख पा रहे हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इन सभी प्रयाग में अलकनंदा तो यहाँ पर कॉमन रहेगी। नंद प्रयाग में नंदाग्नि है दोस्तों, सिंपल सी बात है, नाम से मैच हो रहा है। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा है। दो तथ्य तो बहुत ही सरल है, आपने याद कर लिए होंगे। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी का संगम हो रहा है, पिंडर की लंबाई 105 है। अलकनंदा, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर है और भागीरथी की 205 है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो नदी है वह काली नदी है, जिसको शारदा नदी भी कहा जाता है। बात करें दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रयाग हैं, विष्णु, नंद और कर्ण। यह तीनों ही चमोली में स्थित हैं और रुद्र प्रयाग में स्थित है और देव प्रयाग टिहरी में स्थित है। इनकी स्थिति भी याद रखिएगा, नदियों के संगम याद रखिएगा, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, संस्थान दिए गए हैं और स्थापना वर्ष दिया गया है, मैच करके करते हैं। IIT रुड़की 1847 सही है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960, यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय 1973, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 4। यहाँ पर आप मैच स्वयं कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर कौन सा कोड सही है, इतनी मेहनत आप खुद करिएगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ आप अन्य विश्वविद्यालय देख लीजिए, उनके कुछ सन लिखे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दून विश्वविद्यालय देहरादून 2004, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून 2005। दोस्तों आप सन को याद रखिए, यह आवश्यक नहीं है, आप इनका बस स्थान याद रखिएगा, ये कहाँ पर है। संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार पूछा जा चुका है।
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, यह भी पूछा जा चुका है। हल्द्वानी गोला नदी के तट पर स्थित है। गोला नदी की लंबाई 102 किलोमीटर है। गोला नदी पहाड़ पानी से निकलती है और किच्छा से उत्तराखंड से बाहर हो जाती है। हल्द्वानी नाहन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, यहाँ पर ऑप्शन भी याद रखिएगा, यह पूछा गया है दोस्तों। हरिद्वार में यह पदार्था में स्थित है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, यहाँ पर स्वामी राम जी का नाम याद रखिएगा, यह पूछा गया है। देहरादून में स्थित है, पूछा गया है। यहाँ पर सन भी याद रखिएगा 2007। नेक्स्ट, ग्राफिक इरा विश्वविद्यालय देहरादून में स्थित है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल NIT, परीक्षा भवन में पूछ लिया जाएगा NIT कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। श्रीनगर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, वो तो वह झेलम नदी के तट पर स्थित है। IIM यह कहाँ पर है, यह काशीपुर में है। बढ़ेंगे आगे। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर रहेगा श्रीनगर, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चिपको आंदोलन चमोली, पानी राखो आंदोलन पौड़ी, रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी, मैत्री आंदोलन उत्तरकाशी नहीं है दोस्तों, चमोली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, सही सुमेलित कर उत्तर चुने। गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? यह उत्तरकाशी में है। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क नैनीताल पौड़ी, नंदा देवी पार्क चमोली, राजाजी हरिद्वार पौड़ी देहरादून। यहाँ पर आप सभी पार्क देख लीजिए, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों? यहाँ से 24 क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। 24 क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? जैसा आपसे पूछ लिया जाएगा कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936, गोविंद 1980, नंदा देवी 82, फूलों की घाटी 82, राजाजी 83, गंगोत्री 89। स्थापना हो गई। क्षेत्रफल देख लेते हैं। कार्बेट का क्षेत्रफल 520 है, राजाजी का क्षेत्रफल 820 है, थोड़ा सेम सा ही है, ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 472, नंदा देवी 624, फूलों की घाटी 87.5, यह सबसे छोटा है, याद रखिएगा। गंगोत्री 2390, यह सबसे बड़ा है, यह भी याद रखिएगा। सबसे पहले स्थापना याद रखिएगा किसकी? 1936 कार्बेट की, ठीक है दोस्तों। अब स्थिति देख लीजिए, कार्बेट कहाँ पर है? पौड़ी नैनीताल में, गोविंद उत्तरकाशी, नंदा देवी चमोली, फूलों की घाटी चमोली, राजाजी 3 जिलों में स्थित है, देहरादून पौड़ी हरिद्वार, गंगोत्री उत्तरकाशी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? अभी हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देखा था IIM कहाँ पर था, यह काशीपुर में स्थित है। काशीपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर कहाँ है? उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जनपद है, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं। उधम सिंह नगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सीमा नैनीताल और चंपावत से स्पर्श होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्व में नेपाल से स्पर्श होती है। अंतर्राज्यीय सीमा दक्षिण में उत्तर प्रदेश से स्पर्श होती है। सबसे पूर्वी जनपद यहाँ पर पिथौरागढ़ है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सर्वाधिक देशों से स्पर्श होती है, 2 नेपाल और चीन। सबसे पश्चिमी जनपद देहरादून है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श होती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सबसे उत्तरी जनपद है उत्तरकाशी, ठीक है दोस्तों। 4 आंतरिक जिले हैं, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है और यहाँ पर अल्मोड़ा है। बात करें उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में की गई और मुख्यालय रुद्रपुर है। दोस्तों, उत्तराखंड के 13 जिलों में से 2 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से भिन्न है। उधम सिंह नगर का रुद्रपुर है, चमोली का गोपेश्वर है। चीज़ों को याद रखिएगा। क्षेत्रफल है 2542। कुमाऊं मंडल विधानसभा से 9 सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा से सीट कहाँ पर हैं? हरिद्वार में 11 सीटें हैं। हरिद्वार कहाँ पर है? यहाँ पर आप हरिद्वार देख पा रहे हैं। सबसे कम सीट है रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में, विधानसभा से 2-2 सीटें हैं। उधम सिंह नगर से कुछ अन्य जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। उधम सिंह नगर में 7 सब डिवीज़न हैं: जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, किच्छा, रुद्रपुर, सितारगंज, खटिम्मा।
खटीमा कांड कब हुआ था बताइए? 1 सितंबर 1994, याद रखिएगा, काला दिवस मनाया जाता है। तहसील यहाँ पर 8 हैं, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा। उप तहसील यहाँ पर 1 है, नानक माता, यह है ST अनुसूचित जनजाति की सीट है नानक माता उधम सिंह नगर में, और दूसरी सीट है चक्राता देहरादून में। ठीक है दोस्तों, 13 सीट यहाँ पर SC की हैं विधानसभा में, 2 सीट हैं SC की। चीज़ों को याद रखिएगा। पूर्ण आरक्षण की बात करें तो 15 सीटें हैं। उधम सिंह नगर से करंट अफेयर के तथ्य देख लीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा था, करंट अफेयर से भी तथ्य रहेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पहला स्थान मिला है उधम सिंह नगर को। NABL सर्टिफिकेट रुद्रपुर फूड लैब को मिला है। 7 वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन काशीपुर में। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंतनगर। हवाई सेवा का शुभारंभ पंतनगर और अहमदाबाद। यह सभी तथ्य उधम सिंह नगर से इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर से कुछ सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम यहाँ पर है। गन्ना विकास संस्थान यहाँ पर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर है। साक्षरता की अगर बात की जाए दोस्तों, उत्तराखंड का स्थान है 17वां। सर्वाधिक शुद्ध बोए गए क्षेत्र वाला जिला है, सबसे दक्षिणी जिला है। मंदिर की बात करें, यहाँ पर 3 मंदिर हैं, उज्जैनी देवी मंदिर, अटरिया देवी मंदिर, चेत्ती देवी मोटेश्वर महादेव मंदिर। मेले की बात करें, यहाँ पर 3 मेले आयोजित किए जाते हैं, चेत्ती मेला काशीपुर, अटरिया मेला, झंडी महादेव मेला गदरपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं को यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। चौफुला प्रेम गीत है, सही है दोस्तों। चौमासा विरह गीत है, सही है। बाजूबंद विवाह गीत है, सही है। खुदेड़ युद्ध गीत नहीं है दोस्तों, युद्ध गीत है सरोवर नृत्य। ठीक है, खुदेड़ तो विवाहित लड़की अपने कहाँ पर करती है? ससुराल में। थड़िया नृत्य कहाँ पर करती है विवाहित लड़की? पहली बार मायके जाने पर। चीज़ों को याद रखिएगा। चीज़ें पसंद आई हो तो औरों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में गन्ने की कृषि सीमित है। गन्ने की कृषि किन 2 जिलों में सीमित है आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर है देहरादून और उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर सबसे दक्षिणी जनपद है और देहरादून सबसे पश्चिमी जनपद है। देहरादून की स्थापना 2 बार की गई है, 1817, 1871। 1975 में मेरठ मंडल से हम इसे अपने यहाँ पर लेकर आए। गुफा और उनसे संबंधित स्थल देख लीजिए। भरत गुफा कहाँ पर है? गिरसा। शंकर गुफा कहाँ पर है? देव प्रयाग। व्यास गुफा बद्रीनाथ। विशिष्ट गुफा उत्तरकाशी। दोस्तों, विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड, विशिष्ट आश्रम यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है, परंतु यहाँ पर टिहरी गढ़वाल नहीं है, उत्तरकाशी है, तो यह भी एक उचित आंसर माना जाएगा। आप यहाँ पर कूट स्वयं सम्मिलित कीजिएगा, इतनी मेहनत आप स्वयं कीजिए। गुफाओं से अन्य जानकारी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की रहेगी। गोरखनाथ गुफा कहाँ पर है? श्रीनगर। वशिष्ठ गुफा टिहरी। भरत गुफा गिरसा। शंकर गुफा देवप्रयाग। भीम गुफा केदारनाथ। ब्रह्म गुफा केदारनाथ। व्यास गुफा बद्रीनाथ। गणेश गुफा बद्रीनाथ। स्कंद गुफा बद्रीनाथ। मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ। राम गुफा बद्रीनाथ। सभी गुफाओं को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, चीज़ें आपके याद हो जाएंगी। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी अवश्य कर लीजिए। बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उत्तराखंड का यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त होता है। आप मुझे अवश्य बताइएगा उत्तराखंड में आपने 10 में से कितने अंक अर्जित किए हैं। हिंदी से पहला प्रश्न आपके सामने। विलोम शब्द से क्वेश्चन है, विस्तृत का विलोम क्या होता है दोस्तों? विस्तृत का विलोम क्या होता है? संक्षिप्त। विस्तृत का मतलब बड़ा करना, संक्षिप्त का मतलब छोटा करना। नश्वर का अर्थ होता है शाश्वत। विशिष्ट का विलोम होता है दोस्तों, नश्वर का विलोम होता है शाश्वत। विशिष्ट का विलोम होता है सामान्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम से यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? क्या? ऑप्शन सी ही तो क्या है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जो किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो में क्या बताया जा रहा है दोस्तों? संबंध बताया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम किस सर्वनाम के भेद का उदाहरण है? दोस्तों,
हम यहाँ पर उत्तम पुरुष का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। इन्हें जान लीजिए। उत्तम होगा जो बात कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हो गया उत्तम, आप हो गए मध्यम। अगर हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वह हो जाएगा अन्य। यहाँ पर उत्तम 2 प्रकार के हो सकते हैं। उत्तम में मैं एक वचन हो जाता है, हम बहुवचन हो जाता है। यह क्वेश्चन भी याद रखिएगा। यहाँ पर हम उत्तम पुरुषवाचक है और यह बहुवचन है। सर्वनाम से कुछ अन्य जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसको आप रट लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक मैंने आपको समझा दिया है। निजवाचक में स्वयं की बात की जाएगी, अधिकार की बात की जाएगी, पोजेशन की बात की जाएगी। निश्चयवाचक में कुछ निश्चय होगा, जैसे कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अनिश्चयवाचक में होगा कि आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। संबंध में संबंध बताया जाएगा। प्रश्नवाचक में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यायवाची से यहाँ पर क्वेश्चन है। मोक्ष का आपसे पर्याय पूछा गया है। मोक्ष का पर्याय होता है परमपद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। आनंद का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा मोद। वन का पर्यायवाची होता है दाव। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। बिहार पीसीएस यहाँ पर राजस्थान पीसीएस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पत्थर को जोक नहीं लगती का अर्थ बताइए। क्या होता है पत्थर को जोक नहीं लगती? इसका अर्थ हो सकता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि पत्थर को जोक नहीं लगती। इसका अर्थ होगा हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी में बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए हैं सामान्य ज्ञान से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई, किस अनुच्छेद के अनुसार हुई? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 263। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ हमसे ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसको कैसे अटेंड करेंगे? यहाँ पर प्रश्न में लिखा है कि सुरक्षा की बात की जा रही है, तो सुरक्षा तो दोस्तों सुरक्षा परिषद करेगी, ऑप्शन ए हम यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पर सुरक्षा परिषद क्या होती है इसके बारे में जान लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है। इसको बोला जाता है यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, आपको यह रट लेना है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी इसी दिन की गई, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं दोस्तों। इन 15 सदस्यों में जो 5 हैं वह महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। 5 सदस्य होते हैं परमानेंट, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। 10 सदस्य होते हैं अस्थायी, आते हैं 2 साल बाद चले जाते हैं। यहाँ पर आपको 10 सदस्य याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु 5 जो स्थायी सदस्य हैं इनको रट लीजिएगा। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन 5 देशों को रट लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएनएससी का सदस्य नहीं है, परमानेंट सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन रहेंगे, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत। तो भारत तो है ही नहीं, ठीक है। 10 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? अल्जीरिया, गुआना, कोरिया, सिएरा, स्लोवेनिया, इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। 10 अस्थायी सदस्यों में भी भारत का यहाँ पर स्थान नहीं है। यह तथ्य भी याद रखिएगा अगर आप किसी अपर लेवल एग्जाम की तैयारी में हो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। भारत के आर्थिक सुधारों की दिशा में लिए गए उदारीकरण के समय वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा मनमोहन सिंह वहाँ पर वित्त मंत्री थे। 1990-91 की यहाँ पर बात की जा रही है, जब यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म आए थे।
एलपीजी क्या होता है बताइए? एलपीजी यानी कि एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, एल से यहाँ पर होगा लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अन्य तथ्य जान लीजिए। वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री देखिए, पहले वित्त मंत्री से हमारा क्वेश्चन था ना। वित्त और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण। अमित शाह वर्तमान में गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि और किसान कल्याण मंत्री। यह सभी मंत्री इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रथम वेटलैंड रामसर कन्वेंशन कब आयोजित किया गया? वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, यह 1971 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। रामसर इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि 1971 में रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर किया गया। आपको याद रखना है रामसर कहाँ पर है? ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान, चीज़ों को याद रखिएगा। बात करें वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी कैंसर दिवस। आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? बताइए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974 में किया गया, राजस्थान में किया गया, पोखरण में किया गया। ठीक है दोस्तों। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, बात करें रूस की। एशिया में आप यहाँ पर देख सकते हैं रूस यानी कि रसिया सबसे बड़ा देश है दोस्तों विश्व का। रसिया से अन्य जानकारी, सबसे पहले सामान्य ज्ञान के तथ्य देखेंगे। रसिया की राजधानी मॉस्को है, रट लीजिएगा। मुद्रा रूबल है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यह यूरोप और एशिया में दोनों महाद्वीपों में फैला है, इसलिए इसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रूस के साथ जिन देशों की सीमाएं स्पर्श होती हैं, एक दृष्टि देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है और बिना इन सभी देशों को याद किए उसको कैसे अटेंड करना है, यह भी तथ्य आपको बताया जाएगा। नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से रूस की सीमा किस देश से स्पर्श नहीं होती है? आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात पूछी जाएगी, दक्षिण कोरिया पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिर्फ उत्तर कोरिया लिखा है। मैप पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैप को देखने का यही तो फ़ायदा होता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रशिया है। रशिया की सीमा केवल नॉर्थ कोरिया से स्पर्श होती है, दक्षिण कोरिया से नहीं होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जापान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सामान्य ज्ञान से एक तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अंतिम बिंदु पर आप यहाँ पर दृष्टि डालिए। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, करंट अफेयर पर चलते हैं। रूस से करंट अफेयर। यूक्रेन ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव सौदा रद्द किया गया है रूस के द्वारा। यह रूस और यूक्रेन के मध्य था। यह गेहूं के आयात और निर्यात से संबंधित था, यह तथ्य भी आप याद रखिएगा। हाल ही में वैगनर ग्रुप यह चर्चा में रहा है, यह भी रूस से संबंधित है। व्लादिवोस्तोक बंदरगाह चर्चा में रहा, रूस से संबंधित है। विदेशी भाषा पर यहाँ पर बैन लगा दिया गया है, याद रखना है। वैश्विक सैन्य व्यय में तीसरा स्थान रूस का है। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी है। भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता है रूस। यह तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारत से संबंधित है। 2023 में भारत के पिग आयन का सबसे बड़ा यह आयातक है। भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ष 2023 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है? यह आपका करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। हमने यह करंट अफेयर के सेशन में काफ़ी बार डिस्कस किया है। अगर आप करंट अफेयर से नहीं जुड़े हैं तो करंट अफेयर से अवश्य जुड़ जाइएगा। करंट अफेयर की जो ऑल इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर आती है सुबह 4 बजे आ जाती है। उत्तराखंड की जो करंट अफेयर होती है वह दोस्तों सुबह 10 बजे आ जाती है।
यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आम आदमी पार्टी को 2023 में राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है। दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें पता होना चाहिए वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं। देखेंगे वर्तमान में दोस्तों 6 राष्ट्रीय दल हैं। 6 राष्ट्रीय दल कौन से हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी 1980 जिसे आप भाजपा कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी 1984, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985, आम आदमी पार्टी 2012। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया, इसकी स्थापना बताइए। तो याद रखिएगा 2012। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नहीं पूछा गया है। सार्क का सदस्य अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार नहीं है। यहाँ पर सार्क के बारे में जानेंगे। सार्क से अन्य तथ्य भी पूछे जा सकते हैं। सार्क किसे कहा जाता है? यह कोई मछली नहीं है दोस्तों, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ कहा जाता है। स्थापना इसकी रट लीजिएगा, तिथि रट लीजिएगा, 8 दिसंबर 1985। इसको रट लीजिएगा दोस्तों। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई उस टाइम यह कहाँ पर था दोस्तों? बांग्लादेश में, ठीक है। नेपाल में यह कब से आया है? 1987 से। बात करते हैं संस्थापक सदस्य यहाँ पर कौन रहे? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। दोस्तों अगर किसी संगठन में भारत सदस्य हो तो वह संगठन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक तथ्य अवश्य ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान 2007 से इस संगठन में शामिल हुआ। अफगानिस्तान इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महासचिव वर्तमान में है गुलाम सरवर, यह बांग्लादेश से हैं। आदर्श वाक्य है शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था रीजनिंग से क्वेश्चन है, आप यहाँ पर 2 मिनट का समय ले सकते हैं और इसका आंसर बताइए क्या होगा। आकृति दी गई है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बताइए दोस्तों, अपना आंसर बताइए क्या होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी ने आंसर किया होगा। देखेंगे दोस्तों, हमारे पास एक पेज था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पेज को हमने एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड किया, तीसरी बार हमने इसमें यहाँ पर कट लगा दिए और 3 बिंदु यहाँ पर बना दिए। जब हम इसको वापस से अनफोल्ड करेंगे, वापस से इसको खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो एक कट लगाए हैं ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। 4 कट बन जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक तस्वीर बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर बनेगी। 4 जो यहाँ पर कट लगाए हैं 4 कट हो जाएंगे। यहाँ पर जो 3 बिंदु बनाए गए हैं इन बिंदुओं को भी बना दीजिए। यहाँ पर तीनों ही कोनों में 3-3 बिंदु, चारों ही कोनों में 3-3 बिंदु बना दीजिए। हमारी इमेज कुछ ऐसी होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में सिर्फ 2 ही कट दिए गए हैं, तो यह हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी में बिंदु सिर्फ 2 ही कोनों में दिए गए हैं, आंसर नहीं है। ऑप्शन सी और डी पर चलते हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बिंदु नहीं है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर 4 कट दिए गए हैं और प्रत्येक कोने में 3-3 बिंदु बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारा अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों आप यहाँ पर 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए, मैथ से क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने करेक्ट आंसर कर दिया होगा। देखेंगे, 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है कि 9 विद्यार्थी लिखा है तो शिक्षक भी उन्हीं में शामिल होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर 9 शिक्षक हैं और एक, समझ लीजिए यहाँ पर 9 विद्यार्थी हैं और एक शिक्षक है, यानी कि टोटल व्यक्ति हो गए हैं 10। इनका औसत दिया गया है 16, तो टोटल आयु हो जाती है 160। इतनी सी सिंपल सी बात थी, समझ गए होंगे आप। प्रथम 4 विद्यार्थियों का औसत 19 है, तो यानी कि
4 विद्यार्थियों का औसत 19 दिया गया है तो औसत हो जाएगा 19 4 जा 19 चौका कितना होता है 76। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है अंतिम 5 की औसत 10 है तो 5 का औसत कितना है 10, कितना हो गया 10 5 जा 50। यहाँ पर हो गया। लास्ट में पूछा गया है कि शिक्षक की आयु बताइए। शिक्षक की आयु आपसे पूछी गई है दोस्तों, तो 76 और 50 को आप यहाँ पर प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या दोस्तों। 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 और अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है। इनको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 126। हमारे पास 126 यहाँ पर औसत आ गया है और टोटल औसत है 160। यहाँ से आप माइनस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 34 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा लास्ट जो टेस्ट सीरीज थी उसका क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी। करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन ए भरत कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। क्वेश्चन है बोरीवली से बोरी बंदर तक पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को और सभी से भी शेयर कीजिएगा। जो भी आपके मित्रगण हों, जो भी आपके जानने वाले हों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होगी। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।